टॉपिक में स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डाटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स और यही हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। हम ये देखेंगे कि स्टैटिस्टिशियंस डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं और डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। डाटा जो स्टैटिस्टिशियंस कलेक्ट करते हैं उससे वो एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं या कोई इवेंट को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, अगर कोई सेल्स पर्सन या कोई मैन्युफैक्चरर को ये मालूम हो कि उसके कंज्यूमर किस तरह की प्रोडक्ट्स, किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं और उनकी परचेजिंग पावर क्या है, किस प्राइस तक वो चीज़ खरीद सकते हैं, तो वो एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकता है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट सेल हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये कैसे होगा और कब होगा? जब उसके पास डाटा होगा, जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर कोई बायर है, सपोज अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो इसी तरह आप उसका पहले डाटा देखेंगे, उसका पिछला ट्रेंड देखेंगे कई सालों का कि ये शेयर पिछले कई सालों में डिक्लाइनिंग पोजीशन में था या बढ़ रहा था या कम हो रहा था, और उस बेसिस पे आप डिसीजन करते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो सेम रूल स्टैटिस्टिशियंस पे भी अप्लाई होता है, वो भी डाटा इसीलिए कलेक्ट करते हैं ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाए और उस इंफॉर्मेशन की बिना पे वो कुछ नतीजा अखज़ कर सकें और लोगों तक इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ हम 3 तरीके डिस्कस करेंगे। टेलीफोन सर्वे से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मेल क्वेश्चनेयर करके, यानी मेल करके भी आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल इंटरव्यू से भी आप लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि टेलीफोन सर्वे के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या इसका फायदे और नुकसानात हैं। टेलीफोन सर्वे की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आजकल टेलीफोन इतना कॉमन हो गया है कि हर एक के पास टेलीफोन होता है और उसका बिल भी बहुत नॉमिनल, बहुत कम आता है। आप हो कहीं पे भी हो, फोन उठाएं, इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि लोग जो है बहुत फ्रैंकली आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती। जो भी उनके माइंड में होता है, जो भी वो कहना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी उनकी ओपिनियन, जो भी उनकी राय होती है, वो आप तक इजीली पहुंच जाती है टेलीफोन के थ्रू, क्योंकि ये फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हर चीज़ के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। टेलीफोन सर्वे के नुकसानात क्या हैं? अगर आप किसी को फोन करते हैं सपोज, और किसी का फोन अनलिस्टेड है, सपोज आप मॉर्निंग को फोन कर रहे हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस आवर्स होते हैं, और वो पर्सन घर पे मौजूद नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि फोन रिसीव नहीं होता या फोन प्रॉपर प्लेस पे नहीं होता, जिसकी वजह से कस्टमर फोन पिक नहीं कर सकता। कुछ लोगों के नंबर अनलिस्टेड हो जाते हैं, राइट? ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस तरह आपका डिसीजन जो होगा वो बाइस्ड डिसीजन हो जाएगा, और हमें बाइस्ड डिसीजन नहीं करना होता, हमें अनबाइस्ड डिसीजन करना होता है। हमें क्या, पॉपुलेशन, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा मैं आपको बताऊंगी कि सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए अपनी राय देने के लिए, तो आप सही नतीजा बता सकते हैं, वरना आपके रिजल्ट में एरर आ सकती हैं। इसी तरह मेल क्वेश्चनरी को देख लें, इसके भी कुछ फायदे और नुकसानात हैं। मेल सर्वे लेस कॉस्टली होता है पर्सनल सर्वे से। पर्सनल सर्वे जो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये लेस कॉस्टली होता है मेल सर्वे, क्योंकि आप अपने मेल में जो भी क्वेश्चन है आपके पास, जो भी आपका परफॉर्मा है, वो आप मेल कर सकते हैं, कहीं पे भी मेल कर सकते हैं। जहां आप सपोज अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री सेंड करना चाहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले चाहते हैं, इवन आप अपने कंट्री में मुख्तलिफ प्रोविंसेस में सेंड करना चाहते हैं, आप अपना क्वेश्चंस को, अपने परफॉर्मा को मेल कर सकते हैं। और अगर पीपल चाहें, उनका जब वो जवाब देते हैं और वो पीपल चाहें कि वो एनोनिमस रहें, उनका नाम ना जाहिर हो कि ये किसकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, तो वो भी लोग कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? जब हमें कोई लेटर मिलता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो नॉर्मली क्या होता है, जवाब बहुत कम लोग देते हैं। यही एक डिसएडवांटेज है। लोग कहते हैं शायद ऐसी स्पैम मेल आ गई है, तो इसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समटाइम ये होता है कि लोग मजाक में इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देते हैं, फनी आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, उससे भी आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं आती, डाटा कलेक्शन में एरर हो सकती है। समटाइम ऐसे होता है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समटाइम लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है।
लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी वजह से भी वो रिस्पॉन्स गलत दे देते हैं। अब हम चलते हैं पर्सनल इंटरव्यू की तरफ। इसके भी कुछ फायदे और नुकसानात हैं। सबसे इसका है कि इसमें आप डिटेल, फायदा इसका ये है कि आप इसमें डिटेल में लोगों से आंसर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार होके जाते हैं और फेस टू फेस, ये पर्सनल सर्वे होता है, फेस टू फेस होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है इसमें। और अगर आप समझते हैं कि लोग आपके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे रहे हैं, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो लोग भी इजीली आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या आंसर, मैं ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, और आप भी उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज, इसके नुकसान ये हैं कि ये कॉस्टली होता है, राइट, क्योंकि आपको फिजिकली खुद जाना पड़ता है, और खुद जाने में जारी बात है ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस भी होते हैं और दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं। और इसमें अनफेयर चॉइस ऑफ रिस्पोंडेंट हो सकता है कि कोई आपके जानने वाले हों, कोई आपके मिलने वाले हों, कोई आपके दोस्त हों, अजीजों अकारिब हों, आपने उनको पहले ही बता दिया हो कि मैंने आपके पास आना है और आपने ये जवाब देने हैं, इसलिए ये भी अनफेयर चॉइस इसमें हो सकती है पर्सनल इंटरव्यू में। एज मैंने आपको पहले बताया है कि हम चाहते हैं कि अनबाइज्ड डिसीजंस हो, कि आपके पास सही डेटा ताकि आ सके। रिसर्चर्स यूज सैंपल टू कलेक्ट डाटा। आमतौर पर रिसर्चर्स क्या करते हैं, स्टेटिशियंस क्या करते हैं कि सैंपल यूज करते हैं, और सैंपल और पॉपुलेशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ आपको एक दफा और बताती हूँ कि पॉपुलेशन का क्या मीनिंग होता है। पॉपुलेशन का मीनिंग है, सपोज अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 से ही आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन सेम क्वेश्चन, तो सबको इक्वली चांस आप दे रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, वो पॉपुलेशन होती है। लेकिन पॉपुलेशन को सर्वे करना एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए नॉर्मली स्टैटिस्टिशियन या रिसर्चर सैंपल ले लेते हैं। सैंपल का मीनिंग है कि 100 स्टूडेंट में से कोई से भी रैंडमली 20 स्टूडेंट पिक कर लेते हैं, या ड्रॉ के थ्रू, या खुद अपनी चॉइस पे, या किसी और के थ्रू 20 चूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे टाइम भी बच जाता है और मनी भी बच जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन में ये एक्सपेंसिव होता है। पॉपुलेशन की एक आप मिसाल ले सकते हैं सेंसस की। जब मर्दमशुमारी, आदमशुमारी होती है, तो कंट्री ने ईच और एवरी पर्सन को काउंट करना होता है, तो काफी एक्सपेंसिव होता है। इसलिए सैंपल जो है, पॉपुलेशन में, सेंसस में तो जरूरी है कि आपने सबको काउंट करना है, लेकिन आप किसी और चीज पे अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो रिसर्चर्स नॉर्मली सैंपल को प्रेफर करते हैं। लेकिन सैंपल का डिसएडवांटेज ये होता है कि सैंपल में भी अनफेयर और बाइज्ड भी हो सकता है। अगेन सेम थिंग कि आपने पहले से ही लोगों को बता दिया है, अगर आपने 20 स्टूडेंट्स पिक करने हैं तो आप ड्रॉ नहीं डाल रहे, आप अपनी मर्जी से पिक कर रहे हैं, तो वो अनफेयर हो जाता है, बाइज्ड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अनबाइज्ड डिसीजन हो, यानी बिल्कुल फेयर डिसीजन हो, तो that give each subject in the population an alike chance कि सबको एक जैसा मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, तो स्टैटिस्टिशियन यूज करते हैं सैम्पलिंग मेथड। और जो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि सैम्पलिंग मेथड कौन से हैं डाटा कलेक्ट करने के। तो 4 इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो स्टैटिस्टिशियंस यूज करते हैं। पहला है हमारे पास रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, रैंडम सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। सबसेट का मीनिंग मैं आपको यहाँ बताती चलूं। सपोज अगर आपके पास, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं 100 स्टूडेंट्स में से आपने 20 लेने हैं। ये नहीं करना कि आप दूसरी क्लास में जा रहे हैं और वहां से वहां ला रहे हैं, नो अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से ही आपने 20 पिक करने हैं, उसको कहते हैं सबसेट। यानी जो इसमें मौजूद है, जो सबसेट में आ गए स्टूडेंट्स, वो पॉपुलेशन के मेंबर भी हैं, वो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, कहीं और से नहीं लाए गए हैं, उसको सबसेट कहते हैं। तो रैंडम सैंपल जो है वो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है in which every member of the subset has an equal probability of being selected। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है, सपोज यहाँ मैंने 300 एम्प्लॉयज लिखा है, आपकी कंपनी में सपोज 300 एम्प्लॉयज हैं, उसमें से आपने 30 रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो आप उसमें ड्रॉ में डाल दें और हैट में डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसमें से 30 निकालेंगे। इस तरह किसी के साथ भी बेईमानी नहीं होगी, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। रैंडमली आपने 30 पीपल सिलेक्ट किए, तो एक तरह से आप अनबाइज्ड या फेयर डिसीजन कर सकते हैं। ये रैंडम नंबर जनरेटर है।
ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल पे बनाई हुई है आप लोगों के लिए। सपोज ये बॉल्स हैं, ये पॉपुलेशन कंसीडर किया हुआ है और इसमें से कोई सी भी रेंडमली हमने 3 ले ली है, तो मैंने कहा कि ये सैंपल हमें मिल गया। अब है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक, राइट, एवरी किथ सब्जेक्ट। इसका क्या मीनिंग है कि इसमें सैंपल मेंबर्स फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ फिक्स पीरियड इंटरवल। सिस्टमेटिक में एवरी केथ सब्जेक्ट, सपोज अगर आपके पास पॉपुलेशन है 100 स्टूडेंट्स और आपने उसमें से 10 लेने हैं, राइट, तो आपने उसमें से 10 लेने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम, या मैं आपको दूसरी तरह इसकी एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने उसमें से लेने 10 हैं, हम उसको केथ कर देंगे कि एवरी 10th स्टूडेंट को मैंने पिक करना है। मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, उसको हम ले लेंगे कि एक जी आ गया। फिर हम नेक्स्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये है सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक की मैंने यहाँ जो एग्जांपल बनाई है कि सपोज मैंने 100 के बजाय छोटी एग्जांपल करके बना ली कि 16 स्टूडेंट्स हैं 1 से 16 तक, राइट। हमने इसमें से कितने पिक करने हैं, हमने 4 पिक करने हैं। तो इसका मेथड क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन, आपके पास ये पॉपुलेशन है कि 16 स्टूडेंट्स हैं, 4 हमने पिक करने हैं, 16 को 4 से आप डिवाइड कर दें, तो इसका मीनिंग है कि हम इसमें से एवरी फोर्थ पे जो आएगा वो लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी 10 की एग्जांपल दी, यहाँ फोर्थ की कैसे करते हैं कि पॉपुलेशन जितनी भी है उसको हम डिवाइड करते हैं कि हमने कितने लेने हैं। हमने 4 करने हैं तो उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। अब कंडीशन ये होती है कि अब हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि यहाँ पे भी बाइस डिसीजन हो सकता है। अगर हम 1 से शुरू कर देते हैं, या तो आपने रेंडमली सिलेक्ट करना है कि आपने कहाँ से शुरू करना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगी तो 1 2 3 4 एक ये आ जाएगा, 1 2 3 4 इसको पिक कर लेंगे, 1 2 3 4 12 आ जाएगा, सिमिलरली 16 आ जाएगा, राइट। अगर मैं कहूँ कि नहीं मैंने यहाँ से शुरू करना है, तो हम 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4, ये 5th को हमने लेना है, 1 2 3 4, फिर हमने 9th को लेना है, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो पहले हमने 2 को लिया, फिर यहाँ से आप काउंट करना शुरू कर दें, 2 1 2 3 4, 6 को लेना है, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि आपने एवरी केथ को लेना है। ये नहीं करना कि अगर आपने 4 आपका आंसर आया तो मैं पहली दफा तो कहूँ कि पहली दफा तो मैं 4th वाले को पिक करूंगी और नेक्स्ट में मैं 6th वाले को पिक करूंगी, फिर उससे बाइस डिसीजन हो सकता है कि मे बी 6 में आपकी पसंद का स्टूडेंट बैठा हो। क्लियर, ओके। ये सिस्टमेटिक की है, ये मैंने बनाए हैं। सपोज इसमें हमने 1 2 3, मैं कह रही हूँ कि मैंने हर तीसरी बॉल को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 ये आ गई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब आपके पास थर्ड मेथड आता है स्ट्रेटिफाइड। हम क्या कर रहे हैं कि इससे हमारा थोड़ा सा फेयर डिसीजन हो जाएगा और अनबाइस्ड डिसीजन हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है लेयर्स में, यानी जितने भी आपके पास, सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको डिवाइड कर देंगे ग्रुप में, राइट। या हमारे पास डिफरेंट एज के हैं तो हम उसको अकॉर्डिंग टू एज वाइज भी डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ लेयर्स में। जैसे मैं कहूँ कि 17 to 28 ईयर्स एक ग्रुप बन गया, फिर 29 से 38 एक ग्रुप बन गया, ये हमने 4 ग्रुप बना दिए। जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है, यानी जितने भी लोगों को आप कंसीडर कर रहे हैं, उनको सबको चांस देना है आपने, उन सब की आपने ग्रुपिंग करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं और उस ग्रुप में से हम रैंडमली ड्रॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें से सपोज एक मैंने 19 मेरा ड्रॉ में आ गया, एक 27 आ गया, इस ग्रुप में से 27 आ गया और 37 आ गया, सिमिलरली इसमें से भी 40 आ गया, सपोज इसमें से 51 आ गया। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में जितनी भी पॉपुलेशन होती है आपके पास, आप उसकी पहले ग्रुपिंग करते हैं, उसको लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन लेयर्स में से रैंडमली आप पीपल सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से भी फेयर डिसीजन हो सकता है। ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की मैंने मिसाल बनाई हुई है कि जहाँ मैन विमेन ये आपकी पॉपुलेशन थी। इस पॉपुलेशन के हमने ग्रुप बना लिए मैन और विमेन के, इसमें से हमने ये रैंडमली सिलेक्ट कर लिए ग्रुप में से। इस ग्रुप में से ये मैन और विमेन आ गया, इस ग्रुप में से एक ये आ गया हमारे पास, राइट। क्लस्टर, अब हम देखेंगे क्लस्टर में और स्ट्रेटिफाइड में क्या डिफरेंस है। इसमें भी ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है क्लस्टर में
कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसमें स्ट्रेटिफाइड में भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, फिर उन ग्रुप्स में से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। इसमें ग्रुप में जब डिवाइड हो जाती है पॉपुलेशन, तो हम पूरे ग्रुप, एक पूरा ग्रुप को लेते हैं, उस ग्रुप में से रैंडमली नहीं लेते, पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उससे इंफॉर्मेशन लेके डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये क्लस्टर में और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस है। यहाँ जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाई हुई है, अकॉर्डिंग टू जोन, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक एरिया और अकॉर्डिंग टू अपना स्कूल के हिसाब से आप उनको ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये वाशिंगटन डीसी के मुख्तलिफ बने हुए हैं, ये 576 जोन है, ये 540 है, ये सॉरी 276 है, दिस पूरे को डिवाइड कर दिया है जोन में। अब ये नहीं है कि इस जोन से मैं रैंडमली ले रही हूँ, इस जोन से पूरा जोन, ये 540 पूरा जोन मैंने पिक किया और इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, 276 पूरा कलेक्ट किया। ये डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में। क्लस्टर में आप ग्रुपिंग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद एक पूरा ग्रुप लेके उससे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में जो आप ग्रुपिंग करते हैं उन ग्रुप में से रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। अदर सैम्पलिंग मेथड जो है, ये तो हमने 4 मेथड डिस्कस कर लिए। अब जो है हमारे पास आता है कन्वीनियंट और मॉल सर्वे। मॉल सर्वे बहुत इजी है, आप मॉल में चले जाते हैं, वहां काफी लोग आपको मिल जाते हैं और अगेन आपने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे भी बाइस डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मे बी के मॉल में भी आपके कोई जान पहचान के लोग मिल जाए और उनसे आप इंफॉर्मेशन ले लें। सिमिलरली अदर मेथड होते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, आजकल और बहुत चीजें आ गई हैं आपके पास, वहां से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग एरर वर्सेस पॉपुलेशन। अब हम पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग एरर भी हो सकती है, और सैम्पलिंग का जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग का रिजल्ट 100% नहीं होता, क्योंकि उसमें सैंपल होते हैं, पॉपुलेशन नहीं कंसीडर की जाती। तो सैम्पलिंग एरर का भी यही मीनिंग है कि जो एरर, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स फाउंड फ्रॉम द सैंपल एंड द रिजल्ट्स फाउंड फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो अगर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सैंपल में डाटा जो कलेक्ट किया है और पॉपुलेशन में, जैसे सपोज आपके स्कूल में या आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में सपोज 1000 स्टूडेंट्स हैं और पूरी यूनिवर्सिटी में उसमें से मैं कह सकती हूँ कि 60% गर्ल्स हैं आपके पास, लेकिन आपकी क्लास में जो है वो एक सैंपल है। क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, वो आपकी क्लास के हैं, और उस क्लास को देख के मैं कहती हूँ कि 58% गर्ल्स हैं। तो देखिए 58% गर्ल्स आपके सैंपल डाटा की वजह से मैंने कहा, और जब मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को देखा, एडमिन में मैं गई और मैंने उनसे पूछा कि पूरी में गर्ल्स कितनी है यूनिवर्सिटी में, तो वो हुआ कि 60% है। तो 2% का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द सैंपल एंड द रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और सैंपल का रिजल्ट 100% ठीक नहीं होता, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन नहीं होती। अब हमारे पास है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है? जो ह्यूमन ब्लंडर की वजह से होती है, हमारी वजह से हो जाती है। जैसे हम डाटा एंट्री करते हैं, समटाइम क्या होता है कि हमने लिखना होता है 78 और गलती से हम 87 लिख देते हैं, जिसको ट्रांसपोज एरर कहते हैं। इस तरह की गलती हो जाती है। 22 क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई हमारी जान पहचान का हुआ, कोई हमारा दोस्त हुआ, उससे हमने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया, कोई अननोन हुआ, उससे हमने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया और हमने डाटा बना दिया, तो उससे भी गलती हो सकती है। Unfair processing decision making, unsuitable analysis decision. So non-sampling error, human blunder, human हमारी इंसानों की वजह से होती है, जबकि सैम्पलिंग एरर जो है वो सैंपल के रिजल्ट पे और पॉपुलेशन के रिजल्ट पे होती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्या उसकी टेक्निक्स है। अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जवाब देने की। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया देखने का।